तो हेलो, जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तोड़फोड़। जानते क्या होता है तोड़फोड़। अब तक तो हम रिश्ते बनाने को लगे थे, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ, जहाँ एक पार्टनर की डेथ हो गई थी। लेकिन अब हम लोग करेंगे तोड़फोड़, यानी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पूरे के पूरे फॉर्म को ही क्या कर देना बेटा, बंद करना है। बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता, ये आपको अच्छे से पता होगा। जैसे कि रिश्ते बनाने में टाइम लगता है और रिश्ते बिगाड़ने में भी टाइम नहीं लगते हैं। सेम वही काम इस चैप्टर में है। ये चैप्टर में भी टाइम नहीं लगने वाला बच्चा, बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर। हाँ, पहले के एक दो वीडियो अगर आप समझ जाते हैं इजीली, तो मेरा ये वादा है कि आप पूरा चैप्टर इजीली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन बहुत सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से आने वाला है। अब तक हम लोग जो पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहाँ एक पार्टनर का एडमिशन हुआ था, फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जहाँ एक पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया था, और एक डेथ ऑफ पार्टनर, जहाँ एक पार्टनर की डेथ हो गई थी। अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या, अब पूरा का पूरा फॉर्म हम लोग फाइनली क्लोज डाउन करने वाले हैं, परमानेंटली उसको बंद करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा बिजनेस हम बंद करने जा रहे हैं। एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात, कि अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस को ही बंद कर दें, ठप कर दें, रख दें, बंद कर दें, तो ये बताओ हम क्या करेंगे। दुकान में ताला मार दें, मान लो दुकान है, दुकान में ताला मार के घर पे आके बैठ जाएंगे चुपचाप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना भी एसेट्स होगा, जितना भी एसेट्स होगा उसको उठाएंगे, उसको बेचेंगे। क्या करेंगे बेटा, उसको उठाएंगे और उसको बेचेंगे। क्यों? क्योंकि भैया उसको बेच के कुछ तो पैसा रिकवर हो जाए, कुछ तो पैसा रियलाइज हो जाए, कुछ तो पैसा आ जाए। एंड फर्म की कुछ लायबिलिटी भी तो होगी। मान लो दुकानदार है तो किसी से उधारी भी तो लिया होगा। भैया ऐसा थोड़ी कि दुकान बंद कर रहे हो तो भाग जाओगे, भैया वो तो कई दिन आपके पीछे पड़े रहेगा, भैया पैसा दो पैसा दो। तो भैया जो आपकी उधारी है तो आपको उधारी भी चुका के ही जानी पड़ेगी। तो लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, एसेट्स को रियलाइज करना है। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लें, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फॉर्म का मतलब ये है कि फाइनली हम पूरे के पूरे बिजनेस को क्लोज डाउन करने जा रहे हैं। अब इसको हम बिजनेस को ही बंद करने जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स डेट अ फॉर्म क्लोज डाउन इट बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म द एसेट्स ऑफ द फॉर्म आर सोल्ड। जितना भी एसेट्स है फॉर्म का उसको बेच दिया जाता है। एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, लायबिलिटीज को क्या कर दिया जाता है बच्चा, पेड ऑफ कर दिया जाता है। आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर सेटल, मतलब एसेट बेच के मान लो 1 लाख आया, लायबिलिटी आपकी 50,000 थी, अपनी उधारी 50,000 चुका दी, 50,000 बचा तो हिस्से दे देंगे पार्टनर को। ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि लायबिलिटी ज़्यादा होगी सर, लायबिलिटी ज़्यादा होगी तो भैया पार्टनर देगा पैसा, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में आपको पता है कि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। क्या बच्चा, अनलिमिटेड। मतलब बिजनेस तो गया सनम, घर भी जाएगा तेरा सनम। ठीक है, घर से पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक, किडनी, फेफड़ा, लीवर सब बेचेंगे। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या, देखो दोनों में अंतर क्या है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ फॉर्म आ गया, यहाँ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। बस डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि हम पुराने एग्रीमेंट का टर्मिनेशन कर देंगे, पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट चालू हो जाएगा, नया एग्रीमेंट रिकन्स्टिट्यूट कर देंगे, रिकन्स्ट्रक्शन कर देंगे। किस किस कारण, किसी पार्टनर के एडमिशन के कारण, चेंज इन पीएसआर के कारण, रिटायरमेंट के कारण, किसी पार्टनर की डेथ के कारण। ठीक है, हम नया एग्रीमेंट बनाएंगे। आप करते ही हैं, कोई नया पार्टनर आ गया तो पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट चालू, रिकन्स्ट्रक्शन हो गया। इसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि फॉर्म चलता रहता है, फॉर्म बंद नहीं होता है। किसी के आने से और किसी के जाने से, किसी के मरने से फॉर्म चलता रहेगा, फॉर्म बंद नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। तो ये था डिफरेंस दोनों के बीच में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो मोड है डिसॉल्यूशन का, किस किस कारण हो सकता है। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा था। एग्जिस्टिंग पार्टनर चाह रहे हैं कि चलो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया जाए, तो रेशियो चेंज हुआ था, पुराना एग्रीमेंट बंद हुआ, नया एग्रीमेंट चालू हुआ। क्या फॉर्म बंद हुआ था? नहीं। ठीक, इसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या मस्त टी बनाई जी, हाँ गलती से। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर का एडमिशन होने के कारण पर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया। ठीक, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट, एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर को लात मार के निकाल दिया गया। हाँ, कुछ कर रहा होगा धांधली, उसको जबरदस्ती निकलवाया गया। ठीक, डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, को एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं कुछ वो कर सके, तो भैया उसको हम पार्टनरशिप से हटा दिए।
एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ टेंडर लेते हैं लोग, तो जो मान लो मैं और 2 लोग मिलकर टेंडर ले लिए एक ब्रिज बनाने का, ब्रिज बन गया, काम खत्म, तो ब्रिज बनाने तक का बनाए थे हम लोग कुछ पीरियड के लिए बनाए थे, ठीक, कि 2 साल 3 साल के लिए हम काम करेंगे, जैसे टाइम खत्म काम खत्म, ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का जो मोड है कैसे कैसे होता है, किस किस कारण पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बंद होता है। एक तो होता है बिना कोर्ट के, एक होता है कोर्ट आके उंगली करता है भैया जल्दी से बिजनेस बंद करो फटाफट, जज साहब ऑर्डर करता है बेटा सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग फटाफट बिजनेस को बंद करो। और एक होता है जो आप बिना कोर्ट, उसमें कोई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, क्यों, क्योंकि जब बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, मान लो ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्टार्ट किया था, म्यूचुअली दोनों ने मिले, यार तुम मुझे अच्छे लगते हो, हाँ यार तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, चलो एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए, ठेला स्टार्ट किया जाए, अंडा बेचा जाए, ऑमलेट बेचा जाए, बात समझ में आया। अब आप कमाने लगे, दोनों को ये लग रहा है यार ये ज़्यादा कमा रहा, ये ज़्यादा नाम कमा रहा है, मैं कम नाम कमा रहा, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होने लगी, जिसके कारण म्यूचुअली बोला ना भैया ऐसा है तुम दूसरा ठेला खोलो, मैं दूसरा ठेला खोलता हूँ, इस बिजनेस को बंद किया जाए। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, क्या बच्चा, म्यूचुअली दोनों ने डिसाइड कर दिया कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी इसको बंद करना है, क्यों, शायद बिजनेस अनलॉफुल हो गया, गांजा वाजा बेचने लग गया, ठीक है, जो इलीगल आइटम उसको बेचना शुरू कर दिया, अनलॉफुल हो गया कानून के हिसाब से, तो हम बंद करने की कोशिश करते हैं, या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसलिए हम कंपल्सरी डिसोल्यूशन कर देते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बंद कर देते हैं। ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के होने के कारण से, ठीक है, किसी इवेंट के होने की वजह से हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो आप बोले सर डेथ हुआ था, तो पिछले मैं बताया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, यहाँ पे भी डेथ ऑफ पार्टनर था, तो डेथ हुआ, 3 पार्टनर थे मान लो ए बी सी, तो सी की डेथ हो गई, बी और ए भी बोलता है कि हम दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। अगर ये दोनों बोले ना बिजनेस को बंद ही किया जाए, तो ये हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और वही कोई टाइम पीरियड में बना था, किसी टेंडर को लेकर बना था कि इस टेंडर के बाद हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा, ये सब चीज़। नोटिस, कोई एक पार्टनर नोटिस देख के पूरा का पूरा फॉर्म को बंद कर सकता है, क्योंकि फॉर्म बना है तो किसी टाइम पीरियड के लिए बना नहीं, और कोई एक पार्टनर केस फाइल करके या नोटिस देख के बोल सकता है कि ऐसा भैया आप बिजनेस को बंद कीजिए, अब काम नहीं चल रहा, मज़ा नहीं आ रहा, बंद किया जाए। तो ये विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट इसमें कुछ नहीं बोला। अब कोर्ट किस किस कारण बोलता है, देखो, ठीक, जब कोई एक पार्टनर पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड, ठीक, कोई एक पार्टनर पागल हो गया, दूसरा पार्टनर कोर्ट में बोल दिया भैया वो पागल हो गया, हम उसके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ और कर रहा है, कल को फंसा देगा, किसी मैटर में जाकर कहीं डुबो देगा, तो उसकी लायबिलिटी में ही नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप में आपने पढ़ाई था पहले वाले चैप्टर में कि अगर 2 पार्टनर ए और बी, तो पार्टनर्स आर बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ये बताया था कि अगर कोई भी, अगर मान लो बी ही कहीं जाके डील साइन कराता है, तो ए की भी लायबिलिटी हो जाती है उस डील को फुलफिल करने के लिए। बात समझ में? अब बी ही अनसाउंड माइंड का हो गया, ये तो डर रहा हुआ है यार, सब पता चला कहीं जाकर कुछ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, कहीं से पैसा उधारी ले आए, देना हमको ही पड़ेगा, ठीक, तो वो कोर्ट में क्या कर दे रहा है, मुकदमा कर दे रहा है, भैया ऐसा हमको क्या कर दीजिए, फाइनली क्लोज डाउन कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ऑर्डर देगा भैया इस फॉर्म को बंद किया जाए। या कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया परफॉर्म हिज ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए इनकेपेबल होगा, वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कुछ भी कारण हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ठीक, कोई छोड़ के उसको भाग गया, काम नहीं कर पा रहा, देवदास बन गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कमिट्स ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कमिट्स ब्रीच का मतलब ये है ना कि एग्रीमेंट में ना जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको पार्टनरशिप रन करना होता है। वो बार बार उस एग्रीमेंट को तोड़ रहा है, बार बार उसके बिहाइंड जा रहा है, मतलब वो बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड जाकर काम कर रहा है, बार बार रूल तोड़ रहा है, भैया परेशान होकर दूसरा आदमी कोर्ट में मुकदमा कर दे रहा है, भैया नहीं हो पाएगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को बार बार तोड़ रहा है, ठीक है, तो इसका कोर्ट भी बोलेगा कि भैया इसको बंद किया जाए, ठीक। या फिर कभी कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि फॉर्म अब जब तक चलेगा वो लॉस पे ही चलेगा, ठीक, तो कोर्ट बोल देगा कि भैया ऐसा लॉस पे चलने वाले उससे अच्छा बेटर है फॉर्म को बंद कर दो। बात समझ में आ गया। ये मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है और ये मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। बात समझ में आया। पार्टनरशिप में बिजनेस चलता रहेगा, फंड बंद नहीं होगा, और पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस बंद हो जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन देख लिया जाए, मीनिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है
इट रिफर्स टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होता है बिटवीन द पार्टनर, पार्टनर के उसमें जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाता है, पुराना एग्रीमेंट बंद हो जाता है, नया एग्रीमेंट चालू हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म फाइनली पूरा क्या हो जाता है, क्लोज डाउन, फॉर्म ही बंद हो जाता है। कंटिन्यूएशन, कौन कंटिन्यू करेगा भाई, ये कंटिन्यू करेगा, ये कंटिन्यू नहीं करेगा, ये तो खत्म हो गया, एंड हो गया। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, भैया यहाँ तो पार्टनर के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहेगा, नया पार्टनर आया तब भी, कोई पार्टनर चला गया जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया तब भी यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म में, चेंज्ड फॉर्म में। पहले 2 पार्टनर से 3 पार्टनर हो गए, 2 पार्टनर का रिलेशन कुछ था, अब तीसरा आते ही इकोनॉमिक रिलेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रहेगा, ये भी कम टू एन एंड। क्लियर। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई, बिजनेस तो चल रहा है, यहाँ बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड एसेट्स को कैसे सेटलमेंट किया जाएगी, इसमें और इसमें तो आपने कर रखा है, इसमें आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, यानी एसेट्स को रीवैल्यू किया था, लायबिलिटीज को रीअसेस किया था, जो भी गेन और लॉस आया था रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो पार्टनर्स, पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में बांट देने थे, ये आपने कर रखा है। सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में कर रखा है, ये वाला आपने नहीं किया। यहाँ पे क्या है ना कि हम पूरा का पूरा एसेट्स को बेच देंगे, जब बिजनेस ही बंद हो गया तो एसेट्स का रोक के क्या अचार डालोगे, नहीं ना, लायबिलिटीज पे कर दोगे भाई, जूता चप्पल मार तो खाना नहीं है हमको कहीं, जितना उधारी हमने मार्केट से लिया चुकाओ और घर चलते बनो, और उसके बाद कुछ बचता है, बच जाएगा तो हम पार्टनर्स को दे देंगे। बात समझ में आया। इफेक्ट की बात की जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हुआ है इसका मतलब नहीं है कि फर्म डिसोल्यूशन हो गया। ठीक, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होने का मतलब फर्म डिसॉल्व हो गया, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, पार्टनर नया आया, इसकी वजह से फर्म बंद नहीं हुआ, फर्म चल रहा है, पार्टनर एक रिटायरमेंट ले दिया तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है। अब पार्टनर चला गया तो बाकी दोनों पार्टनर तो चाह रहे हैं कि हम बिजनेस चलाएं, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर्म जब जब डिसोल्यूशन पोजीशन पे आएगा तो पार्टनरशिप भी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोर्ट्स इंटरवेंशन, तो यहाँ पे कोर्ट बीच में उंगली नहीं करेगा, यहाँ कोर्ट उंगली करेगा, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है भैया बंद करो। यहाँ कोर्ट थोड़ी बोलेगा किसी पार्टनर को एडमिशन लो, किसी पार्टनर को रिटायर करो ना, यहाँ बोलेगा भैया तुम बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा। ये देखो फॉर्म डेट, प्राइवेट डेट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म्स डेट, प्राइवेट डेट, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फॉर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट को ध्यान से समझिएगा, क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है ये भी समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो फॉर्म्स डेट ये फॉर्म का है, किसका है, फॉर्म का। प्राइवेट डेट ये किसका है, पार्टनर का, किसका, प्राइवेट पार्टनर का। फॉर्म का डेट का चुकता, यानी फॉर्म की जो लायबिलिटी है उसका चुकता हम फॉर्म के एसेट से करेंगे, किससे करेंगे, फॉर्म के एसेट्स को देकर। इनकेस इसके बाद ये बच जाता, मान लो फॉर्म डेट 1 लाख रुपया है, उधारी से 1,20,000 का एसेट था, ठीक, तो फॉर्म का डेट तो 1 लाख था, दे दिया आपने, अभी भी कितना बच रहा है, 20,000, तो 20,000 रुपया हम प्राइवेट डेट के लिए दे सकते हैं। चलो प्राइवेट डेट की पार्टनर का हम ले सकते हैं। फॉर्म ने जो उधारी लिया उसको फॉर्म डेट बोलते हैं, पार्टनर अपने हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से वो उधारी ले रहा है, अपने पर्सनल बिहेवियर के हिसाब से उधारी ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट डेट। क्या बोलते हैं, प्राइवेट डेट। बात समझ में आ गया। अब प्राइवेट डेट का जो पेमेंट है वो फॉर्म डेट से पहले नहीं होगा, वो पहले होगा प्राइवेट एसेट से, उस पार्टनर के प्राइवेट एसेट से, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे भी सेम केस है कि अगर फॉर्म को जरूरत पड़ा इसके पर्सनल प्रॉपर्टी का, फॉर्म को अगर जरूरत पड़ा इसके पर्सनल प्रॉपर्टी का, तो फॉर्म इसके पर्सनल एसेट्स को ले सकता है, ठीक है। किसको ले सकता है, पर्सनल एसेट्स को फॉर्म की लायबिलिटी चुकाने के लिए ले सकता है। लेकिन पर्सनल एसेट्स में से पहले प्राइवेट डेट जो है इसका रीपेमेंट हो जाना चाहिए, उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा वो जाएगा फॉर्म के डेट को पे करने के लिए। बात समझ में आया। सरप्लस बचता है तो, नहीं बचता है तो नहीं। बात समझ में आया। सेम केस प्राइवेट डेट के साथ कि प्राइवेट डेट को अगर फॉर्म के डेट से चुकाना पड़ा फॉर्म के एसेट से, तो फॉर्म का एसेट पहले फॉर्म का एसेट यूटिलाइज होगा फॉर्म के डेट को चुकाने के लिए, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा तो हम किसको चुकाएंगे, प्राइवेट डेट को। नहीं बचा तो नहीं। सेम चीज़ के साथ है प्राइवेट डेट की बात कि फॉर्म का उधारी इतना ज़्यादा हो गया कि फॉर्म का एसेट सफिशिएंट नहीं है पेमेंट के लिए, फॉर्म का एसेट सफिशिएंट नहीं है,
तो पार्टनर की लायबिलिटी आपको पता है अनलिमिटेड है, पार्टनर को तो अपने घर से देना पड़ेगा। तो अब पार्टनर्स का पर्सनल एसेट भी लायबिलिटी में आ गया कि पर्सनल एसेट देना पड़ेगा फर्म के डेब्ट को चुकाने के लिए। लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि कोई पार्टनर का प्राइवेट डेब्ट तो नहीं ना है तो पहले उसको चुकाओ, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा तब वो फर्म के डेब्ट को चुकाने के लिए जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? अब देख लो यहाँ पे, अब इजीली और समझ में आ जाएगा। मीनिंग फर्म डेब्ट्स रिफर टू द डेब्ट पेबल बाय द फर्म टू आउटसाइडर, जो फर्म ने लिया आउटसाइडर से। प्राइवेट डेब्ट्स रिफर टू डेब्ट पेबल बाय अ पार्टनर, जो कौन पे करेगा? पार्टनर, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, अपने पर्सनल कैपेसिटी में। हु इज लायबल? लायबल कौन है? फर्म डेब्ट के लिए ऑल पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली, ठीक। लेकिन प्राइवेट डेब्ट के लिए जो पार्टनर कंसर्न है उस जो इसने पर्सनली लिया था वो लायबिलिटी, वो ही पार्टनर उस लायबिलिटी के लिए क्या है? लायबल है। एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टीज, फर्म प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन यूज कहाँ होगा? सबसे पहले किस उधारी को चुकाने के लिए फर्म की प्रॉपर्टी पहले यूटिलाइज होगी? किसकी? सीधी सी बात है, फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट। अब इसमें से अगर बच जाता है तो इसकी उधारी चुकाई जाएगी, नहीं बचेगा तो नहीं चुकाई जाएगी। समझ में आया बुर्बक? ठीक है, क्लियर है? फर्म्स प्रॉपर्टी का अप्लाई हम लोग किस पे करेंगे पेमेंट करने के लिए? फर्म की प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले फर्म का डेब्ट चुकता करेंगे, फर्म का डेब्ट चुकता करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बचेगा तो हम किसका चुकता करेंगे? किसी पार्टनर का प्राइवेट डेब्ट। कंसर्न्स प्राइवेट पार्टनर्स इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म डेब्ट, वही फर्म डेब्ट के ऊपर कैन बी अप्लाइड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेब्ट, तब वो अप्लाई हो सकता है प्राइवेट डेब्ट के लिए। बात समझ में आया? अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का हम यूज किस लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले यूज कर सकते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज फर्म डेब्ट के लिए पहले नहीं यूज होगा, किसके होगा? सबसे पहले प्राइवेट डेब्ट के लिए। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेब्ट। इसके बाद कुछ बच जाएगा तो हम किसको पे करेंगे? किसको? फर्म्स डेब्ट को। बात समझ में आया नन्हे मुन्ने बच्चे? क्लियर है यहाँ तक? इजीली समझ में आ गया? फर्म डेब्ट, प्राइवेट डेब्ट समझ में आ गया? फर्म डेब्ट फर्म का डेब्ट है जो आउटसाइड से लिया, और प्राइवेट डेब्ट जो पर्सनली किसी पार्टनर ने अपने ऊपर अपने नाम से उसने लोन लिया था, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट डेब्ट। क्लियर? तो चलते हैं लास्ट टॉपिक में, आज के बेसिक कंसेप्ट वाले में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट सीखेंगे, और उसके बाद सीखेंगे क्या बोलते हैं आपका जनरल एंट्रीज वगैरह, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह। ठीक है? ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म जब बंद हो जाता है तो क्या क्या बनेगा। जैसे डिसोल्यूशन पार्टनरशिप जब था तो हम लोग डिवोल्यूशन अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी सेम था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी सेम था, डेथ ऑफ पार्टनर में एक नया चीज़ आ गया था, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका हम प्रॉफिट निकालना पड़ रहा था। ठीक है? अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो अब बच्चा सुनो, सबसे पहले ध्यान समझना कि अब फर्म को हम बंद करने जा रहे हैं परमानेंटली। जब फर्म को बंद करने जा रहे हैं, बिजनेस को ख़त्म करने जा रहे हैं, तो वहाँ जो पड़ा हुआ एसेट्स है उसको रख कर मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं ना, तो उस जितने एसेट्स हैं उनको मैं उठाऊँगा, एक जगह इकट्ठा करूँगा, और मैं ये भी देखूँगा कितनी मेरी लायबिलिटीज़ है, तो उन लायबिलिटी को उठाऊँगा और मैं एक जगह इकट्ठा करूँगा, एक अकाउंट में इकट्ठा करूँगा जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बच्चा? रियलाइजेशन अकाउंट। इसी रियलाइजेशन अकाउंट में सारा का सारा एसेट ला दूंगा और सारा सारा लायबिलिटी ला कर रख दूंगा। यहाँ लाने के बाद मुझे दिख जाएगा कि मेरे पास इतना इतना एसेट पड़ा है, इतनी इतनी लायबिलिटी पड़ी। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से एसेट धीरे धीरे उठा के बेचूंगा ताकि कैश आए, और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करूँगा। एसेट्स बेच के कैश रियलाइज करूँगा, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करूँगा। तो ये सारा काम जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे। अब इसका जो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाए ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखेंगे। दूसरा है लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर, और इसमें जो लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं ना वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, यानी आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी यानी आपने बैंक से लोन लिया, ठीक, जब पे करूँ, पार्टनर से लोन लिया, ना ना ना, पार्टनर का लोन अभी नहीं, पहले बाहर वालों को चुकता करेंगे, एसेट बेचो, बाहर वालों का पूरा उधारी चुकता करो, उसके बाद अंदर वालों की बात की जाएगी। पहले मेहमान खाना खा लेंगे, फिर घर वाले खाना खाएंगे। बात समझ में आया? तो पहले मेहमानों का उधारी दो, उसके बाद घर वालों की बात होगी। बचेगा तो खाएंगे, नहीं बचेगा तो नहीं खाएंगे। क्लियर? अब लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर, लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म, दोनों सिमिलर दिख रहा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें होता क्या है।
देखो ये फॉर्म यहाँ लोन दे रहा है किसको, पार्टनर को। फॉर्म इज गिविंग, फॉर्म ने लोन दिया किसको, पार्टनर को। तो ये बताओ ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर्म ने जो लोन दिया है पार्टनर को, तो ये पार्टनर्स लोन जो फॉर्म का है, तो फॉर्म के लिए ये क्या है बच्चा, एसेट से। ठीक, क्या है, एसेट से। अब फॉर्म बोलेगा भैया हम बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, पार्टनर पैसा चुकता करो। चुकता करोगे तो हम बाकी जो भी उधारी है सब निपटारा करेंगे। उसके बाद पार्टनर सब कुछ उधारी, सबका थर्ड पार्टी बाहर की उधारी सब चुकाने के बाद फॉर्म बोले चलो मेरे पास कुछ पैसा तो बच गया है। अब फॉर्म ने जो लोन लिया था पार्टनर से, ठीक, फॉर्म ने लोन दिया पार्टनर को, ठीक है, फॉर्म ने लोन लिया, ठीक है, बस दिया की जगह कौन आ गया, लिया, दिया और लिया, ठीक, पार्टनर से। तो अब बोलेगा फॉर्म चलो मेरे पास पैसा बचा है, जो तुमने मुझे लोन दिया था, तुमने मतलब पार्टनर ने, पार्टनर जो मुझे लोन दिया था फॉर्म को, ठीक, अब फॉर्म बोला चलो इसका चुकता कर देता हूँ। तो फॉर्म के लिए ये क्या है, लायबिलिटी है। फॉर्म के लिए ये पार्टनर लोन क्या है, लायबिलिटी है। ठीक, तो ये लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी थोड़ी है, ये तो इनसाइडर लायबिलिटी है, बिजनेस की अंदर की लायबिलिटी है। वही बात है ना कि पहले मेहमान को खिला पिला दो, बचेगा तो घर वाले खाएंगे। बात समझ में आ गया। अब लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बच्चा वैसा ही बनेगा जैसा तुमने सदियों से बनाया है। सदियों मतलब सेकंड चैप्टर से बनाया, फर्स्ट चैप्टर से बनाया, सेम हूबहू वही। बैलेंस शीट, जो भी रिजर्व से अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्प्यूटेड लॉस है, जिसका भी ट्रीटमेंट करते थे, सारा ट्रीटमेंट वैसा ही होने वाला। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, सेम वही चीज़ बनाना है आपको। हाँ, लेकिन अब बैलेंस शीट नहीं बनाना आपको। क्यों बैलेंस शीट नहीं बनाना? पहली बात, हम सारा एसेट ही बेच दे रहे हैं, सारा लायबिलिटीज पे ऑफ कर दे रहे हैं, ना मेरे पास पड़ा एसेट ना मेरे पास पड़ा लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट किसका बनाओगे? अपने मुंडी का, नहीं ना। लेकिन यहाँ बनाएंगे हम कैश और बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस का मतलब कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, इसको देखेंगे। ठीक, और ये कैश और बैंक बैलेंस एट द एंड टैली करेगा। तो मतलब जैसे बैलेंस शीट टैली करा था ना, दोनों साइड बराबर, वैसे ये भी टैली करेगा। भैया इतना पैसा आया, इतना पैसा मैंने खर्चा किया, हिसाब बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो बने रहिए। अब आप नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, साथ ही साथ उसकी जनरल एंट्रीज बहुत ही आसान शब्दों में समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों बने रहिए, लगे रहिए तन मन धन से। धन्यवाद।